गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ये वीडियो पहली बार आपके सामने आए हैं तो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट दैट यू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्पेसिफिकली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और स्पेसिफिकली रिलेटेड टू सीए इंटरमीडिएट सिलेबस ऑफ ऑडिट एंड एथिक्स, ऑडिटिंग एंड एथिक्स, राइट। तो उस पेपर के लिए हम यहाँ पे फास्ट ट्रैक रिविजन जो है वो कर रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने कुछ फंडामेंटल चीजें सीखी थी चैप्टर 1 से जुड़ी हुई और कंटेंट को ब्रेक डाउन किया था। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट स्टैंडर्ड SA 200, राइट। उसको पूरा समझेंगे। मैं फिर से एक बार आपसे गुजारिश कर रहा हूं, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज प्लीज प्लीज। इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट टू क्रिएट मोर सच ऑसम कंटेंट फॉर यू गाइज, राइट। प्लीज शो सम लव, ओके, हेल्प मी हेल्प यू गाइज, ताकि मैं इस तरीके के और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित हूं और आपकी मदद कर सकूं। सर, इस स्टैंडर्ड का नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बातें यहां पे करता है स्टैंडर्ड की। अगर ऑडिटर भैया ऑडिट करेंगे तो वहां पे उनका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होगा उस ऑडिट को करने का, और यही हम इस स्टैंडर्ड के अंदर सीखने वाले हैं। अगर आप लोगों को ऑडिट से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे जाकर के अपना डाउट मुझसे 1-to-1 पूछ सकते हैं और सॉल्यूशन ले सकते हैं, राइट। मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं जो व्हाट्सएप पे है, वहां पे आपको निरंतर वीडियोस की अपडेट और भी कुछ चीजें जो अपडेटेड हैं वो आपको वहां पे मिलती रहेंगी। कुछ जो मटेरियल्स मैं वहां शेयर करूंगा तो उसका भी बेनिफिट आपको वहां पे हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं SA 200 की। आराम से पढ़ना है, राइट, पूरा रिवीजन करना है। और मैं आपको कह रहा हूं फिर से कि अगर आपने सिर्फ इन रिवीजन लेक्चर्स को ही देख लिया तो भी आपका सारा काम हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। यू जस्ट नीड टू डू सम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस एंड यू विल बी थरो टू गो फॉर योर जनवरी 2026 वाला अटेम्प्ट। चलिए, स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड बात करता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एंड द ऑडिट शुड बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो है ये गवर्न करते हैं किसको? ऑडिट को, जो कि एक अश्योरेंस एंगेजमेंट है। क्या है? अश्योरेंस एंगेजमेंट। और यहां पे हम किस तरीके की अश्योरेंस देते हैं? रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं। रीजनेबल अश्योरेंस कैसी अश्योरेंस होती है सर? रीजनेबल अश्योरेंस इज हाई डिग्री ऑफ अश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट, not absolute but high degree of assurance. Audit gives high degree of assurance, reasonable assurance, but such assurance is not absolute assurance. What is the overall objective? तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है ये छोटी सी टेबल जो मैंने यहां पे बनाई है। ठीक है, इस तरीके की मैट्रिक्स आप भी बना लीजिए। क्या है ऑब्जेक्टिव? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, ओके, टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दिस रीजनेबल अश्योरेंस इज हाई डिग्री ऑफ अश्योरेंस, okay, this is high degree of assurance, high level of assurance, okay, but this assurance is not absolute. So the overall objective of the auditor is to obtain reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement. MMS means material misstatement. And once he has obtain such reasonable assurance, he has to express an opinion on the financial statements that are prepared by the auditor. No, sir, financial statements are prepared by management and they are prepared as per AFRF. What is AFRF? सर, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ओके, तो जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं वो कौन बना रहा है? मैनेजमेंट। किसके हिसाब से बना रहा है? AFRF के हिसाब से। किसके हिसाब से बना रहा है बेटा? AFRF के हिसाब से। और जहां पे भी जो फाइंडिंग्स हैं
वो ऑडिटर भैया को रिपोर्ट करनी पड़ेगी, ओपिनियन तो एक्सप्रेस करनी पड़ेगी, साथ ही अपनी फाइंडिंग्स एज पर दी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वो वहां पे रिपोर्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट and to express an opinion that financial statements prepared by management, कौन बनाता है financial statements? Management बनाता है, are as per AFRF, okay, applicable financial reporting framework, and to report that the findings are in accordance with the standards on auditing. Okay my dear friends, okay, right. चलिए, रीजनेबल अश्योरेंस क्या होती है? हमने इतनी देर बात करी कि रीजनेबल अश्योरेंस ऑडिटर भैया को देनी है। व्हाट इज रीजनेबल अश्योरेंस? व्हाट इज रीजनेबल अश्योरेंस? ओके, व्हाट इज रीजनेबल अश्योरेंस? Reasonable assurance, as we have already discussed, it is high degree of assurance, and this assurance is to reduce the overall audit risk to an acceptably low level, to an acceptably low level. सर जब हम assurance ही दे रहे हैं तो क्या हम ये जो ऑडिट रिस्क की आप यहां पे बात कर रहे हो, तो इस ऑडिट रिस्क को हम लो लेवल पे ला रहे हैं, क्या हम इसे जीरो नहीं कर सकते? क्या हम इसे खत्म नहीं कर सकते? ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए, राइट? और उसका आंसर होगा नहीं नहीं, हम इस रिस्क को जीरो नहीं कर सकते, इसे खत्म नहीं कर सकते, due to inherent limitations of an audit. It cannot be absolute. क्या absolute नहीं हो सकती? Reasonable assurance भी absolute नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? Because of inherent limitations of audit, and audit risk cannot be reduced to zero. Audit risk cannot be reduced to zero due to inherent limitations of an audit. सर एंड मैम, ये भी हम समझते हैं इसी स्टैंडर्ड के अंदर, right? What are the inherent limitations of an audit? Inherent limitations क्या है? Inherent limitations यही है कि ओवरऑल ऑडिट रिस्क को हम जीरो नहीं ला सकते। This is because audit evidence obtained during audit is persuasive and not conclusive. Okay, what do you mean by this statement? That audit evidence is persuasive and not conclusive. Sir, वो कंक्लूजन ड्रॉ करने के काम नहीं आती. इट हेल्प्स अस टू अराइव एट कंक्लूजन. इट इज नॉट कंक्लूसिव, इट जस्ट हेल्प्स अस. इट इज नॉट इटसेल्फ अ कंक्लूजन. ऑडिट एविडेंस इज नॉट इटसेल्फ अ कंक्लूजन. वो कंक्लूजन नहीं है, वो हमें कंक्लूजन तक पहुंचने में परसुएड करती है, हमें मदद करती है. मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, राइट? तो इट इज नॉट कंक्लूसिव, ओके, इट इज नॉट फाइनल, ओके, इट allows us to move towards the conclusion. It is persuasive. इसका मतलब ये होता है, समझ में आया आपको, कि आपने ऑडिट एविडेंस जो ऑब्टेन करी, आपने देखा कि ये डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली मेंटेन्ड नहीं है, तो आपने कहा कि भैया यहां पे ट्रू एंड फेयर व्यू हम नहीं दे सकते. फॉर एग्जाम्पल, ऑडिट करते करते आपने कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो इनकम्प्लीट पाए. तो इनकम्प्लीट का मतलब ये नहीं होता हमेशा, ठीक है, कि वो ये कंक्लूड कर लो आप कि वो ट्रू एंड फेयर नहीं है. क्योंकि वो इनकम्प्लीट है इसलिए हम ये कह सकते हैं, जरूरी नहीं है हो, ठीक है. इट परसुएड्स अस, okay, it leads to, it helps us to draw conclusion. It is not a conclusion in itself. आई बात समझ में, right? And there is unavoidable risk that material misstatement may not be detected in the financial statements even when the audit carried out with proper planning as per standards. Why? Because there is what? There is inherent limitation of an audit. प्रॉपरली हर तरीके से आपने ऑडिट करवा ली, फिर भी वहां पे रिस्क होता है. क्या? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर, राइट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट.
ओके, हाउएवर यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, सच जस्टिफिकेशन कैनॉट, सच लिमिटेशन कैनॉट बी अ जस्टिफिकेशन फॉर द ऑडिटर टू बी सेटिस्फाइड विद लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर भैया ये नहीं कह सकते कि क्योंकि हमारी ऑडिट एविडेंस कंक्लूसिव नहीं है तो हम जो है कम ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करेंगे, या हम सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? राइट, ठीक है, ऑडिटर को प्रॉपरली ऑडिट करनी है, ऑडिट एविडेंस भी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट यहां पे कलेक्ट करनी है। राइट, इनहेरेंट लिमिटेशन कैन नॉट बी अ जस्टिफिकेशन। सर ऑडिट के अंदर रिस्क तो रहेगा ही रहेगा ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस, इट कैन नॉट बी, द ओवरऑल ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस टू जीरो। सर एंड मैम, समझ में आया आप लोगों को? इसीलिए ऑडिट करते टाइम हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन है तो हम राइट सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेकर भी क्या करें, क्योंकि वहां पे रिस्क तो रहने ही वाला है। नहीं नहीं, आपको फिर भी ऑडिट प्रॉपर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से करनी है, एंड वाइल ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वहां पे कलेक्ट करनी पड़ेगी। राइट, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट inherent limitations arise from that there are inherent limitations in an audit? क्या फैक्टर्स हैं या inherent limitations किस वजह से ऑडिट के अंदर होती हैं, किस कारण से इनहेरेंट लिमिटेशंस है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ऑडिट रिस्क कभी जीरो नहीं हो सकता? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनकी ऑडिट की जाती है वो मैनेजमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं और वहां पे मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व होता है, लाइक अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। Okay, so as per the circumstances of the entity, these estimates can change, and because of the involvement of the management judgment, all the accounting या financial जो हमारे रिपोर्टिंग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, राइट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, वो सबके लिए सिमिलर नहीं हो सकती, वो सबके लिए अलग अलग होगी। एंड दिस लीड्स टू, बिकॉज ऑफ दिस देयर अराइजेस इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट के दौरान ऑडिटर भैया बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर्स यहां पे लगाते हैं, लेकिन वो भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर नहीं प्रोवाइड करते। राइट, तो ऑडिट प्रोसीजर्स में बी इनसफिशिएंट, इनइफेक्टिव फॉर डिटेक्टिंग इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट एंड फ्रॉड्स। अगर कंपनी ने खुद ही इंटेंशन से, कंपनी के मैनेजमेंट ने फ्रॉड करके कुछ छुपाया है, तो वो ऑडिट के अंदर भी ऑडिटर के प्रोसीजर भी उसे कई बार पकड़ नहीं पाते। कंपनी वाले खुद ही फ्रॉड करने पे तुले हैं, ऑडिटर कितनी ज्यादा जांच कर लेगा? पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिट। राइट, ऑडिटर ने डॉक्यूमेंट मांगे, कंपनी वालों ने डॉक्यूमेंट दे दिए, लेकिन वो डॉक्यूमेंट ही फर्जी थे। जब वो डॉक्यूमेंट ही फर्जी थे बेटा, तो आपको समझना पड़ेगा ये ऑडिट के स्कोप में नहीं आता टू चेक द ऑथेंटिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। ओके, राइट, जहां तक उसको समझ आएगी ऑडिटर को वो चेक करेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने फर्जी ही कागज बना दिए, फर्जी पासपोर्ट दिखा दिया, फर्जी कोई डीड दिखा दी। राइट, तो ऑडिटर क्या करे? ऑडिटर ऐसे केसेस के अंदर जो मिस स्टेटमेंट है उसको पकड़ने में नाकाम रह सकता है, एंड दैट इज व्हाई इनहेरेंट लिमिटेशंस आर देयर इन दी ऑडिट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। राइट, ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हम वहां पे किसी को ओथ पे नहीं ले सकते, हम वहां पे किसी को समन नहीं कर सकते, हम सर्च एंड सीजर नहीं कर सकते। सो इट इज नॉट इन्वेस्टिगेशन, इट इज व्हाट? इट इज ऑडिट, इट इज नॉट इन्वेस्टिगेशन। ऑडिटर के पास ऑडिट कंप्लीट करने का एक टाइम होता है, उस टाइम में
राइट, उसे सब कुछ करना होता है. सो ही हैज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द रेलेवेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इट. इसीलिए ऑडिटर जरूरी नहीं है कि वो 100% चेकिंग करे. वो क्या करता है, सैंपलिंग भी तो करता है. अरे यस और नो, एंड दैट इज व्हाई देयर इज इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ audit. Okay, so inherent limitations arise due to less time, okay, with the auditor to complete the audit. Okay, future events, such events can affect the entity adversely. Audit cannot provide assurance in regard to the future uncertainties. टाइमलीनेस से रिलेटेड एक और इशू है, रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्रीजेस ओवर टाइम एंड ऑडिटर कैन नॉट वेरीफाई ईच एंड एवरी मैटर एवरी टाइम. ओके, कई बार क्या होता है कि कुछ मैटर हो सकता है जब वो घटित हुए हों, जब वो हुए हों एक्चुअली, राइट, तो वो इंपॉर्टेंट हो, लेकिन ओवर द टाइम ईयर एंड आते आते वहां तक उनकी रेलेवेंस खत्म हो गई, आगे कुछ और अच्छी चीजें हो गई, राइट. तो ऑडिटर कैन नॉट वेरीफाई ईच एंड एवरी मैटर एट एवरी टाइम. ओके, सो टाइमलीनेस का इशू रहता है, कम टाइम रहता है, सम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, समटाइम्स ऑडिटर हैज लेस टाइम. बोथ द थिंग्स कैन बी कवर्ड इन timeliness. I hope it is clear. Okay, what if reasonable assurance cannot be obtained? ये हमने पिछले वाले लेक्चर में भी समझा था कि अगर रीजनेबल इंफॉर्मेशन, रीजनेबल अश्योरेंस अगर नहीं ऑब्टेन की जाती तो ऑडिटर भैया क्या करेंगे, वो एक क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं. क्या दे सकते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं, राइट. और क्वालिफाइड ओपिनियन के अलावा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी दे सकते हैं. इवन वो विथड्रॉ भी कर सकते हैं एंगेजमेंट से, अगर ऐसा विथड्रॉल एंगेजमेंट से लीगली परमिटेड है तो. समझ में आ गया. मैंने पिछली क्लास में आपको एक चार्ट बना करके दिखाया था, समझाया था कि किन केसेस में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया जाएगा, किन केसेस के अंदर जो है वहां पे क्वालिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा, कहां पे एडवर्स ओपिनियन दिया जाएगा. ठीक है, तो आप वो जाकर के पिछला लेक्चर जरूर जाकर के देख लीजिएगा. सो इफ द ऑडिटर इज नॉट एबल टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस auditor during the course of audit, then the auditor will give a qualified opinion. अगर वो भी insufficient है, he can disclaim an opinion, adverse opinion can be given, or the auditor can even withdraw from the engagement if such withdrawal is legally permitted, my dear friends. Okay, अब यहाँ पे इस स्टैंडर्ड में कुछ और कंसेप्ट्स हमें समझने बहुत ज्यादा जरूरी हैं. हम ऑडिट किसकी कर रहे हैं, हमने ऊपर देखा था ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जब यहां पे बात होती है तो हमें समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं. तो ये जो एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन है, जो भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है. और ये उस एंटिटी के इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ऑब्लिगेशंस, जो भी प्रॉफिट उसने कमाया, जो उसके असेट्स हैं, उनको यहां पे वो कम्युनिकेट करते हैं टू दी स्टेक होल्डर्स, टू दी स्टेक होल्डर्स. ओके, समझ में आता है आपको. तो आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, राइट. सो वेरी वेरी इजी, यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स are made as per the AFRF. What is this AFRF? This is the second thing that we have to understand. Applicable Financial Reporting Framework. Okay, it is the applicable accounting framework, presentation framework, or the rules and regulations adopted and followed by management or TCWG. What is TCWG? TCWG refers to those charged with governance. Okay, in the preparation and presentation of financial statements, and it meets the common financial information needs of wide range of users. मैंने आपको समझाया था कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बहुत सारे लोगों को दरकार होती है. वो होते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या स्टेक होल्डर्स. इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, राइट.
इस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर फॉर्मेट में कुछ एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस जो उस एंटिटी के द्वारा अडॉप्टेड हैं या उस एंटिटी के ऊपर लागू होते हैं उसके हिसाब से वहां पे प्रेजेंट किया जाता है, ताकि इट सेटिस्फाइज द नीड ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, राइट. These are acceptable in the view of the nature of entity, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ. तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये जो AFRF है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है, ये लॉ के हिसाब से प्रॉपर है. वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मीट आउट करता है, उस एंटिटी के नेचर के हिसाब से प्रॉपर है, तो वहां पे ये उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली कम्युनिकेट करने के काम में आता है. ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क या ये जो भाषा है जिसके अंदर उस कंपनी के खातों को दिखाया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, दिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स. इट कैन बी अ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, कि हम फेयर प्रेजेंट कर पाए, ठीक है, ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन हो, या फिर एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क हो सकता है. कंप्लायंस फ्रेमवर्क मतलब in compliant to any law that is in force. Okay, चलिए, right. If AFRF is a fair presentation framework, अगर AFRF एक fair presentation framework है, for example, अगर एक कंपनी है, कंपनी के ऊपर लगता है कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट के हिसाब से एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या हुआ, आप बोल सकते हो शेड्यूल 3. अरे यस और नो, शेड्यूल 3 में जितने भी डिस्क्लोजर्स हैं दे आर मिनिमम नंबर ऑफ डिस्क्लोजर, की इतना मिनिमम तो आपको डिस्क्लोज करना ही है. कंपनीज एक्ट ये भी कहता है कि कंपनी को फॉलो करने हैं अकाउंट्स बनाते टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स व्हाटएवर, राइट. तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उनको फॉलो करने हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के भी कुछ डिस्क्लोजर होंगे, लेकिन ये सारे कैसे डिस्क्लोजर है, मिनिमम, कि कम से कम इतना तो डिस्क्लोज करो ही. क्या कंपनी उससे ज्यादा डिस्क्लोज कर सकती है? हाँ, अगर वो फेयर प्रेजेंटेशन करने के लिए जरूरी है तो कंपनी कैन एडिशनल डिस्क्लोजर्स बियॉन्ड दोज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय द फ्रेमवर्क कर सकती है इफ दे आर नीडेड फॉर द फेयर प्रेजेंटेशन. ओके, क्या कंपनी उस डिस्क्लोजर से कुछ कम डिस्क्लोज कर सकती है? ठीक है, एक्सट्रीम रेयर सर्कमस्टेंसेस के अंदर ही ऐसा हो सकता है. देयर कैन बी डिपार्चर फ्रॉम रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्रेमवर्क फॉर फेयर प्रेजेंटेशन. तो मैंने आपको कह दिया कि शेड्यूल 3 का जो प्रेजेंटेशन है इट इज अ टाइप ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो प्रेजेंटेशन है इट इज अ टाइप ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क. देन व्हाट इज कंप्लायंस फ्रेमवर्क? कंप्लायंस फ्रेमवर्क का मतलब है मेरे बच्चों, वहां पे जो लॉ ने एक स्पेसिफाइड फॉर्म बना करके दे दिया, वो एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क है. उसमें कुछ भी प्लस और माइनस नहीं हो सकता. वो जैसा लॉ ने बोला है वो वैसा ही होगा, उतना ही डिस्क्लोजर आपको करना है, मिनिमम मैक्सिमम वही है. लेकिन अगर AFRF एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है देन देयर कैन बी एडिशनल डिस्क्लोजर्स फॉर फेयर प्रेजेंटेशन, और देयर कैन बी इन एक्सट्रीम रेयर सर्कमस्टेंसेस डिपार्चर फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स. एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस के अंदर ही होगा. बेटा ये ना फाइनल वाले बच्चों को भी ना समझ में नहीं आता लिखा हुआ क्या है, लेकिन मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मिनिमम डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट करते हैं, शेड्यूल 3 मिनिमम डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट करते हैं. तो अगर AFRF अगर एक एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, तो आप उस केस में कुछ प्लस माइनस कर सकते हो. प्लस तो कर सकते हो फेयर प्रेजेंटेशन के लिए, माइनस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्कमस्टेंसेस में कर सकते हो. लेकिन अगर वो AFRS एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अगर एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो आप कुछ भी प्लस और माइनस नहीं कर सकते. आप कुछ भी प्लस और माइनस वहां पे
नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, एक टर्म आती है मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हमने देखा था कि ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। व्हाट इज दिस मटेरियल मिसस्टेटमेंट? मटेरियलिटी तो मैंने आपको बताया था, मटेरियलिटी इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। ओके, और मटेरियलिटी क्या होती है, वो मटेरियल उस चीज को कहते हैं जिससे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिसीजन मेकिंग के अंदर चेंज आ जाए। राइट, कुछ चीजें इंडिविजुअली मटेरियल हो सकती हैं, कुछ चीजें एग्रीगेट में मटेरियल होती हैं। राइट, समझ में आ रहा है? एग्रीगेट मतलब बहुत सारी चीजों को मिला लिया तो वो मटेरियल हो जाएगा, कुछ इंडिविजुअली मटेरियल हो सकता है। राइट, मिस स्टेटमेंट का मतलब है द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज रिपोर्टेड, जो रिपोर्ट किया गया है, एंड व्हाट हैज टू बी रिपोर्टेड, क्या रिपोर्ट किया जाना चाहिए था एज पर AFRF। समझ में आ रहा है? एज पर AFRF क्या रिपोर्ट किया जाना चाहिए था उसमें, और क्या एक्चुअल में रिपोर्ट किया गया है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं मिस स्टेटमेंट। और मेरे प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करना, ये मिस स्टेटमेंट, ठीक है, ये जो मिस स्टेटमेंट है, अगर ये मटेरियल है देन इट इज कॉल्ड एज मटेरियल मिस स्टेटमेंट, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, मटेरियल मिस स्टेटमेंट। राइट, चलिए, द डिफरेंस कैन बी इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। ये डिफरेंस कैसे हो सकता है? अमाउंट का डिफरेंस हो सकता है, क्लासिफिकेशन का डिफरेंस हो सकता है, प्रेजेंटेशन का डिफरेंस हो सकता है, डिस्क्लोजर का डिफरेंस हो सकता है। अमाउंट का डिफरेंस, क्लासिफिकेशन का डिफरेंस, प्रेजेंटेशन का डिफरेंस एंड डिस्क्लोजर का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, ये डिफरेंस, ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्यों हो सकता है? ड्यू टू फ्रॉड और एरर। समझ में आ रहा है? ये क्यों हो सकता है? ड्यू टू फ्रॉड और एरर। If such difference is material, it is referred to as material misstatement. What is misstatement? What is reported and what must be reported, उसके बीच में अगर कुछ डिफरेंस है, that is misstatement. रिपोर्ट करना था 50, रिपोर्ट कर दिया 50 lakhs. डिफरेंस, दिस इज मटेरियल, यस इट इज मटेरियल misstatement. समझ में आया? ठीक है। नाउ व्हाट इज ट्रू एंड फेयर? ट्रू एंड फेयर जो वर्ड है ये कई जगह पे आता है। ठीक है, अभी हमने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में पढ़ा कि ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट that the financial statements that are prepared by management as per AFRF are free from material misstatement. Okay, they give a true and fair view. Okay, they give a true and fair view. Okay, free from material misstatement and they are prepared by management as per AFRF and they give a true and fair view. Right? Okay जी, right, they give a true and fair view. अब ये जो ट्रूनेस और फेयरनेस की बातें हैं ये बहुत जगह पे कंपनीज एक्ट में की गई हैं। ओके, जैसे कंपनीज एक्ट, अगर कंपनी ऑडिट की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट इंडियन कंपनी, ठीक है ना, ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है, स्टैंडर्ड में भी लिखा है कि ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए, देयर हैज टू बी ट्रूनेस एंड फेयरनेस। राइट, और कंपनीज एक्ट में अगर आप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो बुक्स ऑफ अकाउंट मैनेजमेंट को बनानी है, 129 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट को बनाने हैं, 134.5 में डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट है, वहां पे डायरेक्टर्स इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे प्रोवाइडेड ट्रू एंड फेयर व्यू। ऑडिटर की ये ड्यूटी होती है कि रिपोर्ट करे अबाउट ट्रूनेस एंड फेयरनेस। सो ये ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है? ये ट्रू एंड फेयर व्यू रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। कहां पे देखने को मिलता है? मैंने आपको इसके कुछ इंस्टेंसेस बता दिए कि कहां पे देखने को ये मिलता है। अब एक टर्म आती है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ऑडिटर भैया, जब भी आप ऑडिट करने जाओ, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ जाना। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? ऑडिटर शुड ऑलवेज हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड। उसके दिमाग में क्वेश्चन चलता रहना चाहिए, दया कुछ कुछ तो गड़बड़ है। ही शुड हैव अ क्वेश्चनिंग attitude of professional skepticism. He should not accept blindly कि जो बता दिया मैनेजमेंट ने ओके ऐसे नहीं, उसको क्वेश्चन करो, बार बार उसको क्वेश्चन करो। ओके, ऑडिटर मस्ट बी अलर्ट टू, ओके,
ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स अदर ऑडिट एविडेंस। आपने दो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करी, एक जो है दूसरी को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, इसका मतलब ऑडिटर मस्ट परफॉर्म क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। He should be alert to conditions relating to possible misstatement due to fraud and error। कहीं फ्रॉड एंड एरर तो नहीं हो रहा, ऑडिटर भैया अपने चश्मे लगा करके रखो, अलर्ट रहो, अलर्ट रहो, अलर्ट रहो टुवर्ड्स द कंडीशंस रिलेटिंग टू पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस का क्रिटिकल असेसमेंट करो। अगर कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे ये लगता है कि ये ऑडिट एविडेंस जो है टेम्पर्ड हो सकती है, ओके, और चेक। Circumstances that need additional audit procedure in addition to those required by standards on auditing। तो अगर स्टैंडर्ड ने कहा है कि ए, बी और सी प्रोसीजर करना है, लेकिन ऑडिटर को लग रहा है नहीं मेरे को ए, बी, सी और डी भी करना है, तो डी भी लगा दे भैया, क्योंकि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का माइंडसेट रखना है। यू शुड नॉट एक्सेप्ट ब्लाइंडली, ओके। अगर ऑडिटर भैया प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखेंगे तो क्या होगा, रिस्क रिड्यूस होगा। ड्यू टू, ये रिस्क किस वजह से हो सकता है, ओवरलुकिंग, कुछ चीज छूट गई। ओवर जनरलाइजिंग, सब चीजों को जनरल मत लेते हुए चलो। और आपको भी बोल रहा हूं, पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से कर लो। इंस्टीट्यूट यही कहता है, बच्चे जनरल आंसर लिखते हैं फिर नंबर नहीं आते हैं। Using inappropriate assumptions for nature, timing, extent of audit procedures and evaluation of the results। okay, इस वजह से अगर प्रॉपर वो अपना दिमाग खुला रखेगा, क्वेश्चनिंग माइंड रखेगा, अलर्ट रहेगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में इनएप्रोप्रिएट अजम्पशंस नहीं लगेंगे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में और रिजल्ट्स के इवैल्यूएशन में, राइट। सो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखें इस चीज को। उसके बाद प्रोफेशनल जजमेंट, इट रेफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ टीकेई, दैट इज ट्रेनिंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस। तुम्हारे को ट्रेनिंग मिली है, हाँ सर, इंस्टीट्यूट में जब हम सीए बनते हैं तो 2 साल की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद हमें बहुत सारा पढ़ाया भी जाता है, राइट, नॉलेज मिलती है, एक्सपीरियंस होता है, फिर हम ऑडिट करने आए हैं, ओके। और ये ऑडिटिंग की है, अकाउंटिंग की है, एथिकल स्टैंडर्ड्स की भी समझ होती है, ताकि हम क्या कर सकें, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकें। सर दीज आर ऑल कीवर्ड्स, व्हेन यू इंक्लूड दीज इन योर आंसर तो आपको नंबर मिलते हैं। बच्चे बोलते हैं आईसीआई की लैंग्वेज क्या होती है, यही कीवर्ड्स होती है बेटा, ठीक है, राइट। और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग किसके बारे में करनी है, कितना मटेरियल होना चाहिए, कितनी ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करूं, क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाऊं, कैसे कंक्लूजन ड्रॉ करूं, ऑडिट रिस्क को कम कैसे करूं। ऑडिटर नीड्स टू अप्लाई पीजे यानी प्रोफेशनल जजमेंट इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट, ओके। प्लानिंग से लेकर ऑडिट करने तक प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ेगा, कितने टीम मेंबर होने चाहिए, कितना टाइम किस चीज के ऊपर देना है, कितने दिन के अंदर ऑडिट कंप्लीट करनी है, कितनी मटेरियलिटी हमारे को लगानी है, ठीक है। प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर, जैसे मैंने आपको कहा था, मटेरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ व्हाट, द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सोचता है, ठीक है, ऑडिटर भी सोचेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑडिटर मटेरियलिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट मटेरियलिटी पे ऑडिटर का भी प्रोफेशनल जजमेंट लगेगा कि मैं अगर ऑडिट करने जा रहा हूं तो मैं किस किस ट्रांजैक्शन को चेक करूं, मेरे लिए क्या मटेरियल है जिससे ओवरऑल ऑडिट रिस्क को मैं रिड्यूस कर सकूं टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। प्रोफेशनल जजमेंट मस्ट बी बैक्ड विद लॉजिकल इंफॉर्मेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, इट शुड बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड। जो भी आपका प्रोफेशनल जजमेंट है, आपने सैंपल लिया, आपने कहा कि मैं 5 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शंस को चेक करूंगा, किस बेसिस पे, क्या वो डॉक्यूमेंटेड है, वो आपका प्रोफेशनल जजमेंट था, उसको डॉक्यूमेंट करके रखो। प्रोफेशनल जजमेंट also involves judgment of the management, okay, sometimes the auditor needs to evaluate, okay, evaluation of the judgment of the management judgment, okay। तो ऑडिटर ये भी करेगा कि भैया तुमने जब ये अकाउंटिंग एस्टिमेट लिया तो इसके पीछे तुम्हारा जजमेंट क्या था, हम इसका इवैल्यूएशन करेंगे मैनेजमेंट वालों, तुमने क्या सोच करके ये गलत किया या ये अच्छा काम किया, व्हाटएवर, ओके। चलिए, अब एक ऑडिटर को अपने जीवन में
कुछ अच्छी चीजों का ध्यान रखना चाहिए. दे आर कॉल्ड एज द एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू एन ऑडिट, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस. और वो इंडिपेंडेंट ऑडिट करने जाता है तो वो इंडिपेंडेंस का ध्यान भी वहां पे रखेगा. राइट. सो क्या क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी है? जो आईसीआई का कोड ऑफ एथिक्स है वो तो फॉलो करना ही है, लेकिन some fundamental principles of professional ethics relevant to auditor are इंटीग्रिटी के साथ काम करेगा, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए. ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, यस और नो, ऑब्जेक्टिविटी. ही शुड बी ऑब्जेक्टिव इन हिज अप्रोच. इंटीग्रिटी, ईमानदारी, ऑनेस्टी होनी चाहिए ऑडिटर के अंदर. प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर होना चाहिए. प्रोफेशनल कंपिटेंस कैसे आएगा? अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो प्रोफेशनल कंपिटेंस आ जाएगा. सीए भैया जा रहे हैं ऑडिट करने. ड्यू केयर, ठीक है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखो, नॉट एक्सेप्ट ब्लाइंडली, क्वेश्चनिंग माइंड रखो. सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस करोगे तो ड्यू केयर आएगी नहीं आएगी? अरे यस सर, यस सर आएगी. कॉन्फिडेंशियलिटी, क्लाइंट की बातों को कहीं पे भी नहीं लिखना, फेसबुक पे नहीं डालना, कहीं और नहीं लिखना, किसी और को नहीं बताना. प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है, ऑडिटर हो ऑडिटर की तरह जाओ. ठीक है, बीच पर घूमने जाने की तरह वैसे मत नहीं जाना ऑडिट करने. ठीक है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स का प्रॉपर लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए, प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए, अटायर प्रॉपर होनी चाहिए, ड्रेसअप प्रॉपर होना चाहिए, टाइम से पहुंचेगा, काम करेगा. राइट. इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड professional behavior, confidentiality and professional behavior. These are some of the fundamental principles of professional ethics that are relevant to the auditor. ठीक है, IC POP, you can learn this like that. Okay, integrity, confidentiality, IC, professional competence and due care, P, objectivity, P, and professional behavior. Okay, so IC POP is the short form. You can learn this. Okay, ये पॉइंट लिखने पड़ेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे. मैं बता रहा हूं आपको फिर से. ठीक है, इंडिपेंडेंस क्या होती है? सर इंडिपेंडेंस तो 1947 में मिल गई थी. फिर यहां पे क्या ऑडिटर को अलग से दी जा रही है? ऑडिटर की इंडिपेंडेंस का मतलब है ही शुड नॉट हैव अ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट. जिस एंटिटी की वो ऑडिट कर रहा है, ही शुड बी इंडिपेंडेंट. ओके, उस एंटिटी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस. सर अपीयरेंस कैसे इंडिपेंडेंट होती है? आप उसी एंटिटी का कुछ और काम करते हो तो आपकी अपीयरेंस इंडिपेंडेंट नहीं हुई. आपके दिमाग में किसी एंटिटी के पर्सन से रिलेटेड आपका कोई रिलेटिव है वहां पे, तो आप इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड लेकर के नहीं जा सकते. आपके जीजू की कंपनी है, कैसे करोगे इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड? बता लो, लगा ही नहीं सकते आप. इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, वो आपको कुछ और भी काम कराता है. ठीक है, आपसे कोई और काम भी कराता है, आपका लैंडलॉर्ड है, कैसे होगी अपीयरेंस आपकी इंडिपेंडेंट वहां पे? आप उसी एंटिटी का कुछ और काम भी करते हो, कैसे अपीयरेंस आपकी इंडिपेंडेंट होगी उस कंपनी में, उस एंटिटी में? ओके, independence of mind means mental state of being unbiased and free from any influences that might compromise their judgment, ठीक है, and decision making. It implies that auditor is capable of forming opinions and conclusions based solely on evidence जो उसने gather की है during audit without being swayed by personal interest, relationships, external pressure. ठीक है, विधायक जी का फोन आ गया, नहीं नहीं डरना नहीं है, ऑडिटर हो तुम, इंडिपेंडेंट हो तुम. सीनियर मैनेजमेंट इज द क्लोज रिलेटिव ऑफ द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी. देयर इज नो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड. सर एंड मैम, समझ में आया? सो ऑडिटर शुड हैव इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड. इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, perception of independence by external parties including stakeholders, investors and the public. Even if the auditor is independent of mind, it is crucial that the actions, behavior and affiliations do not create, उसको कोई और एफिलिएशन नहीं मिल रहा, कोई और मदद नहीं मिल रही उस क्लाइंट से जिससे बायस क्रिएट हो रही है, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी क्रिएट हो रही है. ऐसा नहीं होना चाहिए. ऑडिटर प्रोवाइड्स अदर सर्विसेज विद ऑडिट टू द सेम कंपनी. हियर द अपीयरेंस इज इन कॉन्फ्लिक्ट. सो एन ऑडिटर मस्ट फॉलो व्हाट?
some fundamental principles of professional ethics along with independence, sir and ma'am. Okay. ऑडिटर को अपनी ऑडिट ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए, टू अराइव एट द कंक्लूजन्स, he needs some evidence and that evidence is called as audit evidence. This audit evidence need to be sufficient and appropriate, that is SAAE. Okay. Sufficiency का मतलब होता है क्वांटिटी में बराबर होना. ओके. अगर ऑडिटर असेस करता है कि ROMMS यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ MMS अगर हाई है, राइट, तो ऑडिटर उसके हिसाब से ऑडिट एविडेंस की सफिशिएंसी को डिसाइड करेगा. ये ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट है, यहां पे कितनी ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करनी है. अगर ऑडिट एविडेंस की क्वालिटी गुड है, बढ़िया है, तो कम ऑडिट एविडेंस भी अच्छी होती है. कम मतलब क्वांटिटी में कम, ठीक है. लेकिन अगर ऑडिट एविडेंस की क्वालिटी घटिया है तो ज्यादा क्वांटिटी ऑडिट एविडेंस की लगेगी. ये सफिशिएंसी से रिलेटेड अगर पूछा जाए तो आपको इतना तो कम से कम लिखना ही पड़ेगा. Appropriateness of audit evidence relates to the quality of audit evidence. Audit evidence must be reliable and relevant. Reliable होनी चाहिए, relevant होनी चाहिए. Sufficient and appropriate audit evidence is required to bring audit risk to an acceptably low level. ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया. इतनी देर से हम ऑडिट रिस्क की बातें कर रहे हैं. आइए ऑडिट रिस्क को समझते हैं. रिस्क क्या होता है? सर रिस्क, कुछ भी रिस्क है, इट अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी. रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी. ठीक है, बारिश आएगी नहीं आएगी अनसर्टेन है, रिस्क है. इन ऑडिट देयर इज एन ऑडिट रिस्क दैट ऑडिटर विल गिव इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन. इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन कैसे होती है, आइए समझते हैं. केस नंबर पहला, ओपिनियन में ऑडिटर ने लिखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू एंड फेयर हैं, लेकिन रियलिटी में वहां पे मिस स्टेटमेंट था. तो क्या ऑडिटर की ओपिनियन इनअप्रोप्रिएट हो गई क्या? इनएप्ट हो गई क्या? आंसर इज यस. यही तो रिस्क है और यही तो ऑडिट रिस्क है. केस नंबर दूसरा, ऑडिटर ने ओपिनियन दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर, लेकिन असल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं. तो क्या यहां पे वापस ऑडिटर भैया की ओपिनियन इनकंसिस्टेंट हो गई? अरे यस और नो. ठीक है, इनएप्रोप्रिएट हो गई, राइट. सो व्हेनेवर द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन, okay, there is audit risk. And there is audit risk because an auditor can express inappropriate audit opinion. Try to understand. There is audit risk because an auditor may express an inappropriate audit opinion. Okay. ये रिस्क क्यों हो सकता है? इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से हो सकता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की वजह से हो सकता है. ठीक है. सो ओवरऑल ऑडिट रिस्क को जब हम डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, देन इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क. मतलब अगर ओवरऑल ऑडिट रिस्क को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है. यानी क्या मैं जो होना चाहिए और जो है उसके बीच का डिफरेंस को ढूंढने का रिस्क कितना है वो मुझे पता होना चाहिए. और एक डिटेक्शन रिस्क नाम से चीज है वो पता होनी चाहिए. इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ऑडिट रिस्क आ जाएगा. सिंपल. ठीक है, ऑडिट रिस्क को दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं. मैंने आपको दोनों केसेस नीचे बता दिए हैं.
राइट, एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं। रिस्क दैट ऑडिटर एक्सप्रेसेस इन अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली मिसस्टेटेड। असली में मिसस्टेटमेंट था, ऑडिटर ने ट्रू एंड फेयर बोला तो गलती हो गई, इन अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हो गई। सेकंड केस में रिस्क की ऑडिटर एक्सप्रेसेस इन अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट एक्चुअली मटेरियली मिसस्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर थे, ऑडिट ने बोला नॉट ट्रू एंड फेयर, गलती हो गई, इन एप्ट ओपिनियन हो गई। अरे ऐसा, ठीक है, तो ऑडिट रिस्क हो गया। क्या हो गया? ऑडिट रिस्क हो गया। ठीक है, चलिए, इतनी बातें समझ में आती हैं? हाँ सर, इतनी बातें समझ में आती हैं। ठीक है, ये एक नोट दिया हुआ है, पढ़ लेना आप इसको। ये उसका ऑडिटर के बिजनेस का रिस्क नहीं है, लिटिगेशन से जो होता है, पब्लिसिटी का कुछ रिस्क वगैरह, ये नहीं होता ऑडिट रिस्क। इट इज द रिस्क दैट द ऑडिटर कैन प्रोवाइड एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन, वो रिस्क है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एक रिस्क है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड तो नहीं है प्रायर टू ऑडिट। तो ऑडिटर का ये काम है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जाकर के अच्छे से समझे, जांचे और इस एमएमएस को असेस करे, मटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिस्क को असेस करे। इट नीड टू बी असेस्ड ड्यूरिंग द ऑडिट, राइट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दो लेवल के ऊपर एग्जिस्ट करता है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल पर, यानी ओवरऑल लेवल पर। मैं आपको नीचे एक छोटा सा मैंने चार्ट बनाया है, ठीक है। ऑडिट रिस्क जो है वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस करना पड़ेगा। उन दोनों का फंक्शन है, डिटेक्शन रिस्क और इसका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अभी हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देख रहे हैं। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दो लेवल पे एग्जिस्ट कर सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लेवल पर और असर्शन लेवल पर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसा कि नाम है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सो सच रिस्क दैट अराइजेस एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, इट कैन इंपैक्ट एनी और मेनी पार्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनी और मेनी, कुछ या सभी असर्शंस को इंपैक्ट करता है। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिस्क है। और जो असर्शन लेवल पे रिस्क है, जो असर्शन लेवल पे रिस्क है, ये एबीसीडी में प्रेजेंट होता है। केवल किसमें? ये एनी और मेनी पार्ट्स, एनी और मेनी असर्शंस, और ये असर्शन लेवल वाला स्पेसिफिक असर्शंस। कौन से हैं स्पेसिफिक असर्शंस? एबीसीडी। बोले एबीसीडी क्या? अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर, इन तीन के अंदर होगा। स्पेसिफिकली घुस करके असर्शन लेवल पे, और असर्शन लेवल पे जो रिस्क है उसे फर्दर हम दो कैटेगरीज में स्टडी करते हैं, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। चलिए, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है? प्रायर टू ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड तो नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे ओवरऑल इट अफेक्ट्स एनी और मेनी पार्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, परवेसिवली, ओके, इट परवेसिवली अफेक्ट्स एनी और मेनी पार्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, it can be due to weak environmental controls, control environment, weak control environment, integrity of management, incomplete accounting records, non-compliance with AFRF, due to many things, because it is at overall level. At assertion level, it affects the specific assertions A, B, C, D, account balance, class of transaction, disclosure. What are assertions? These are the declarations or statements made by the management. अकाउंट बैलेंस, मैनेजमेंट बोल रहा है कैश का बैलेंस हमारा सर इतना है, 10 लाख रुपए, लेट सपोज। मैनेजमेंट बोल रहा है, तो ये असर्शन है उसका। तो जाकर के फिजिकल वेरिफिकेशन किया तो पता लगा 9,50,000 रुपए है, 10 लाख नहीं है। तो डिफरेंस है, मिस स्टेटमेंट है। समझ में आया? ठीक है। व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी, राइट। व्हाट इज रिपोर्टेड, बोले रिपोर्ट तो इन्होंने 10 लाख किया है, जाके पता लगा 9.5 है। गेटिंग माई पॉइंट? अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर हो सकता है, डिस्क्लोजर का कुछ रिक्वायरमेंट हो सकता है, उसके अंदर रिस्क हो सकता है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो असर्शन लेवल पर है, इसके दो कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? बोले कंट्रोल, इनहेरेंट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क, हमने कोई कंट्रोल नहीं लगाया तो कितना रिस्क है,
ये है इनहेरेंट रिस्क। कोई कंट्रोल नहीं लगाया, कोई ताला नहीं लगाया, चोरी होने की पॉसिबिलिटी कितनी है बिफोर कंसिडरिंग एनी कंट्रोल्स। ठीक है, और ये इंडिविजुअली भी हो सकता है, एग्रीगेट भी हो सकता है। किसके अंदर होगा? क्योंकि असर्शन लेवल पे तो एबीसीडी की बात होगी केवल। रिस्क दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट कुड अकर इन एबीसीडी, ठीक है, इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट विद अदर मिसस्टेटमेंट्स बिफोर कंसिडरिंग एनी कंट्रोल। कोई कंट्रोल नहीं है, सो दिस इज इनहेरेंट रिस्क। ये रिस्क तो रहेगा, ठीक है, इनहेरेंट है, कंट्रोल लगाए नहीं हमने। और कंट्रोल लगाने के बाद भी अगर एबीसीडी में कंट्रोल लगाने के बाद, ताला लगाने के बाद भी चोरी होती है बेटा, अगर ताला लगाने के बाद भी चोरी होती है, एबीसीडी में रिस्क होता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है, और वो मिसस्टेटमेंट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड और करेक्टेड। ताला लगाने के बाद भी रोका नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, सही नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं कंट्रोल रिस्क। तो ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा तो इस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस करेगा। क्या करेगा? असेस करेगा, और इसे असेस करके अपने ऑडिट प्रोसीजर्स बनाएगा कि अच्छा ये रिस्क है, ये इनहेरेंट रिस्क हो सकता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओवरऑल रिस्क हो सकता है, ये कंट्रोल रिस्क हो सकता है, ये इनहेरेंट रिस्क हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? और अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को इस तरीके से बनाएगा कि वो अपने डिटेक्शन रिस्क को कम कर सके। अब ये डिटेक्शन रिस्क क्या है? ऑडिटर जब अपनी ऑडिट कर रहा है तो ऑडिटर के जो प्रोसीजर्स है वो परफॉर्म कर रहा है, जो वो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है वो प्रोसीजर भी रिस्क को डिटेक्ट नहीं कर पाते। यही डिटेक्शन रिस्क है। ऑडिटर की ऑडिट से भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं करा जा सकता। यही डिटेक्शन रिस्क है, और इसीलिए कहते हैं डिटेक्शन रिस्क को मैनेज किया जाता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस किया जाता है। मैनेज क्यों किया जाता है? क्योंकि डिटेक्शन रिस्क जो है ये मैनेज किया जा सकता है ऑडिटर के प्रोसीजर की इंटेंसिटी के द्वारा। अगर मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, बहुत गड़बड़ियां हो सकती है, तो मैं ओवरऑल ऑडिट रिस्क को नीचे लाने के लिए अपने ऑडिट प्रोसीजर को बहुत इंटेंसिव कर दूंगा, डिटेक्शन रिस्क को लो कर दूंगा। अगर मैं इंटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर करूंगा तो मेरा डिटेक्शन रिस्क कम होगा। अगर मैं ऊपर ऊपर से ऑडिट करूंगा तो मेरा डिटेक्शन रिस्क हाई होगा। मैं ऊपर ऊपर से ऑडिट कब कर सकता हूं? जब मुझे लग रहा है कि भैया सब कुछ अच्छे से मेंटेन है, प्रॉपर कंट्रोल है, ठीक है, प्रॉपर यूजर कंट्रोल्स दिए हुए हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपरली फॉलोड हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, तो मेरा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उस केस में मेरा असेसमेंट क्या कह रहा है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो है, तो मेरा डिटेक्शन रिस्क हाई हो सकता है। मतलब मैं मजे से ऑडिट कर सकता हूं, क्योंकि ओवरऑल ऑडिट रिस्क इज व्हाट? इट इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। अगर एक बढ़ेगा तो इसको कम करने के लिए दूसरे को घटाना पड़ेगा। आरओएमएमएस को मैं घटा वटा कुछ नहीं सकता, ये तो जितना है मेरे को असेस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एंटिटी में जब मैं जाऊंगा तो मुझे देखना पड़ेगा कितना है आरओएमएमएस। लेकिन मैं अपने डिटेक्शन रिस्क को प्लस या माइनस कर सकता हूं बेस्ड ऑन माय ऑडिट प्रोसीजर। समझ में आता है? बेस्ड ऑन माय ऑडिट प्रोसीजर मैं इसे प्लस और माइनस कर सकता हूं। समझ में आ रहा है? The risk that procedures performed by the auditor to reduce the audit risk to an acceptably low level will not detect a misstatement. Such misstatement could be material either individually or when aggregated with other misstatement. It is simply the risk of not detecting MMS by the auditor. Auditor नहीं detect पा रहा, detection risk है। There is inverse relationship between ROMMS and डिटेक्शन रिस्क। अभी मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, नीचे पैराग्राफ में और समझाऊंगा। राइट, हायर ROMMS lower level of DR can be accepted to bring overall audit risk at an acceptably low level and vice versa. ROMMS has to be assessed and DR has to be managed. Yes, so the last thing that we have read was that
risk of material misstatement has to be assessed and detection risk has to be managed based on risk of material misstatement. ऑडिटर भैया ऑडिट करने गए और वहां पर उन्होंने देखा कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा है, तो वो अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को एक्सटेंसिव कर देंगे, जिसकी वजह से जो डिटेक्शन का रिस्क है वो कम हो जाएगा। सर ये डिटेक्शन का रिस्क है क्या कि ऑडिटर ने जो ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए उसकी वजह से वो मिस स्टेटमेंट जो कि मटेरियल था उसको फाइंड आउट नहीं कर पाया, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। गेटिंग माय पॉइंट, राइट? अब हमने पढ़ा कि देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। क्यों? बिकॉज द ओवरऑल ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क एंड इट हैज टू बी बॉट टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को हम असेस करते हैं, उसके हिसाब से हम डिटेक्शन रिस्क को मैनेज करते हैं। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। दिस इज बिकॉज द ओवरऑल ऑडिट रिस्क हैज टू बी brought to an acceptably low level. It is to be understood that overall audit risk cannot be reduced to zero due to inherent limitations of audit. ठीक है, तो अगर हाई ROMMS होगा तो लो डिटेक्शन रिस्क होगा। क्यों? हाई ROMMS होगा तो ऑडिट प्रोसीजर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव होंगे, डिटेल्ड होंगे, थरो होंगे, राइट? व्हेन द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज हाई, ऑडिटर्स नीड टू रिड्यूस देयर डिटेक्शन रिस्क by performing more detailed, more thorough audit procedures. This help to ensure that any material misstatements are identified. Okay, right? Then अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो है, उस केस में डिटेक्शन रिस्क जो है वो हाई होगा। क्यों हाई होगा? बिकॉज इन दैट केस द ऑडिटर विल नॉट एम्प्लॉय थरो एंड एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स। समझ में आ रही है मेरी बात, राइट? एंड अ हायर लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क विल बी देयर बिकॉज द लाइकलीहुड ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज लोअर. Consequently, less extensive audit procedures are needed. So we have already discussed this amazing chart, okay, that talks about audit risk. That is a function between risk of material misstatement and detection risk. Risk of material misstatement can be at the financial statement level. It means financial statement level means that it affects any or many parts of the financial statements, any or many parts of the financial statements, any or many assertions. And assertion level पर ये जो रिस्क है ये स्पेसिफिक assertions को ही जो है यहां पे टारगेट करता है। स्पेसिफिक assertions में क्या आता है? ABCD, that is account balance, class of transactions and disclosure. Sir and ma'am, I hope now these things become clear to you. Yes or no? Yes or no? Yes sir. चलिए लास्ट इस टॉपिक में, इस स्टैंडर्ड में एक लास्ट डिस्कशन और आता है, दैट इज द कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. ऑडिटर भैया जब भी आप ऑडिट करोगे तो आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट के हिसाब से ही ऑडिट आपको करनी है. एंड ऑडिटर शैल कंप्लाई विद ऑल स्टैंडर्ड्स रेलेवेंट टू ऑडिट. क्यों? टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट स्टैंडर्ड, to obtain sufficient and appropriate audit evidence. These 3 points you have to remember. And to determine whether additional procedures are required to be performed beyond the standards. Okay. तो स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑडिट करनी है to achieve the objective of that standard, to obtain SAAE and to determine कि क्या additional procedure लगेंगे, जो ऐसे में लिखा है उससे additional लगेंगे क्या.
ऑडिटर को ऑडिट के दौरान स्टैंडर्ड्स की समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड्स। टेक्स्ट की समझ होनी चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए। ऑडिटर शैल नॉट रिप्रेजेंट कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इन रिपोर्ट unless actually complied with requirements of these standards। ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में ये नहीं लिखना कि मैंने स्टैंडर्ड से कंप्लाई किया है जब तक वो असल में उन स्टैंडर्ड से कंप्लाई नहीं करता। तो जिनसे आपने कंप्लाई किया है उन स्टैंडर्ड्स का ही आप हवाला अपनी ऑडिट रिपोर्ट में दे सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, that objective of the standard overrides the procedure in the standard। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें जो प्रोसीजर लिखे हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी स्टैंडर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रोसीजर दैट इज प्रिस्क्राइब्ड इन दैट स्टैंडर्ड। ऑडिट एविडेंस एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, ऐसे 500, उसमें बोला है ऑडिट एविडेंस आपको ऑडिटर को कलेक्ट करनी है और वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होनी चाहिए, ठीक है। उसमें कुछ मेथड्स भी बताएं कि किस मेथड से ऑडिटर ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट कर सकता है। क्या वो मेथड्स फॉलो करना, उनको लाइन बाय लाइन फॉलो करना जरूरी है? नहीं, प्रोसीजर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव कि हाँ हमें SAAE ऑब्टेन करना है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस तरीके से आपको इस नोट को यहां पे समझना है। लास्ट पॉइंट है केसेस वेयर ऑडिटर कैन डेविएट फ्रॉम दी स्टैंडर्ड। ऐसी कौन सी जगह है जहां पे ऑडिटर जो है वो डेविएट कर सकता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से, राइट। तो अगर स्टैंडर्ड रेलेवेंट ही नहीं है, मान लो SA 402 है, ठीक है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाला, और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की हम कुछ सर्विसेज यूज ही नहीं करते, तो रेलेवेंट ही नहीं है। If some portions of the essay are not relevant, we have to follow only the relevant portion। कोई स्टैंडर्ड के अंदर बहुत सारी बातें करी हो सकती हैं, लेकिन उनमें से कुछ चीजें रेलेवेंट नहीं है। मान लीजिए गोइंग कंसर्न के लिए उसने बोला स्टैंडर्ड ने कि आपको ये चीजें देखनी है, ये अगर है तो गोइंग कंसर्न इंपैक्ट हो रहा है, उसमें से कुछ चीज नहीं है, कोई बात नहीं, राइट। देयर इज कंडीशनल रिक्वायरमेंट टू कंप्लाई विद स्टैंडर्ड एंड सच कंडीशंस डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड के अंदर लिखा है कि ये स्टैंडर्ड जो है इस कंडीशन में लगेगा और वो कंडीशन आपके ऊपर लागू ही नहीं होती, राइट। सो उस केस के अंदर भी वहां पे कंडीशनल रिक्वायरमेंट अगर कंप्लाई नहीं होती तो आपको वो स्टैंडर्ड वहां पे अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। आई होप अगर आप यहां तक वीडियो में बने तो आपका एक थरो रिवीजन हुआ होगा स्टैंडर्ड 200 का। इस वीडियो को दबा करके शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। फास्ट स्पीड में सुन सकते हैं ताकि आपका रिवीजन और अच्छा हो जाए, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके से आगे हम पढ़ाई अपनी ऑडिट की जारी रखेंगे। थैंक यू, आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, यू गाइज आर सो वेरी ऑसम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे एंड एंजॉय।